नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा क्लासेस पर। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एनसीईआरटी बेस्ड केमिकल रिएक्शंस, जिसमें आपसे मैं इस वीडियो के बारे में केवल यही कहूँगा कि आप केवल मुझे 2 मिनट दीजिए। अगर आपको ये 2 मिनट में क्लास समझ में नहीं आती है, तो आप बेशक मेरे चैनल पर कुछ भी आप शब्द बोल सकते हैं, लेकिन आपको ये 2 मिनट तक वीडियो शांति से देखनी है। उसके बाद डिसाइड करना है कि ये जो श्रृंखला होने वाली है, वो कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आओ स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अभिक्रिया। तो देखो अभिक्रिया या अभिक्रिया को बोलते हैं हम रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानने से पहले हम पहले जानेंगे अभिक्रिया। तो अभिक्रिया या इसको कहते हैं रिएक्शन, और रिएक्शन कब होती है? तो जब परिवर्तन होता है। कब? जब परिवर्तन होता है, तभी तो हम कहेंगे रिएक्शन हुई है। तो परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले जो परिवर्तन होता है, एक होता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन। अगर आपको अगर कंटेंट जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, अगर बिल्कुल अच्छा ना लगे तो आपको तुरंत चले जाना। और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। एक होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन कौन सा होता है और रासायनिक परिवर्तन कौन सा होता है? परीक्षा में ये पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको पॉइंट टू बाई पॉइंट बताऊंगा। तो आप जानते होंगे कि मान लो आपने एक गिलास पानी लिया और उस पानी को जमाने रख दिया और आपके पास बन गई बर्फ। और अब एक बार आपने दूध लिया और दूध को भी जमा दिया और दूध से बन गया दही। तो देखो, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी से बर्फ जम जम के बन रही है, और सीधा अगर आप बर्फ को गर्म कर देंगे तो आपको पानी प्राप्त होगा। तो जब पानी से बर्फ और बर्फ से पानी, यानी कि इसको कहते हैं हम अभिकारक। इसको क्या कहते हैं? अभिकारक। अभिकारक, इसको कहेंगे हम क्या? अभिकारक। और इसको जो बन बन के प्राप्त होता है उसको कहते हैं हम उत्पाद। उसी प्रकार यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक दोनों तरफ प्राप्त हो रहे हैं। तो इस जो परिवर्तन को कहेंगे हम, इस परिवर्तन को कहेंगे भौतिक परिवर्तन। और जबकि यहाँ जो ये अभिकारक है, दूध और दही प्राप्त हो रहा है हमें, ये हो गया उत्पाद। तो इससे केवल हमें दूध से दही बना सकते हैं, ना कि हम दही से दूध बना सकते। तो ये कैसा परिवर्तन हुआ? ये हुआ रासायनिक परिवर्तन। ये आपकी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है, तब मैं आपको बता रहा हूं। अब समझ में आया? जब अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक दोनों तरफ पर आप बन जाएं तो उसको कहेंगे भौतिक परिवर्तन। और जब केवल और केवल अभिकारक से, क्या केवल और केवल अभिकारक से उत्पाद प्राप्त हो या क्रिया एक ही तरफ हो, तो उसको कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। और इसी को आगे जाके बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शंस या रासायनिक अभिक्रिया। अब बात चलती है अभिकारक और उत्पाद से। तो देखो, ये पूछा गया है क्वेश्चन कि अभिक्रिया में लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है और राइट हैंड साइड में क्या होता है। तो देखो, मैंने बताया अभी यहाँ पे कि जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है अभिकारक यानी रिएक्टेंट, और क्या राइट हैंड साइड में क्या प्राप्त होता है? उत्पाद। आपको इतना बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आते हैं हम केमिकल रिएक्शंस पर। अब बात कर लेते हैं हम केमिकल रिएक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि मैं एनसीईआरटी बेस्ड पूरी की पूरी साइंस करवाने वाला हूं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। रेलवे के एग्जाम से संबंधित, रेलवे से संबंधित अगर कोई भी एग्जाम, जैसे मान लो अगर आप एएलपी की तैयारी कर रहे हैं या टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है ये साइंस की क्लास। आपको गारंटी दे रहा हूँ कि एएलपी में 20 में से 20 क्वेश्चन करके आएंगे, टेक्नीशियन में 40 में से 40 और ग्रुप डी में 25 में से 25 क्वेश्चन साइंस के करके आने वाले हैं, अगर आप मेरे साथ में ये फॉलो करते रहे तब। देखो, अब जानते हैं केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? तो देखो, जब दो जब पिन चेंज कर लें।
जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको मैं एक मैग्नीशियम का तार दूं, क्या मैग्नीशियम का तार दे दूं और उस आपसे बोलूं कि उस आग तार को क्या आग लगा दो, तो जो मैग्नीशियम का तार है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हम क्या करेंगे? इसका तार का दहन, क्या करेंगे? दहन। तो ऑक्सीजन का तार का मैग्नीशियम मैग्नीशियम का जो तार है उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब दहन करेंगे या जलाएंगे तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्साइड प्राप्त होगा हमें। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा तब ये कैसी अभिक्रिया हुई? ये हुई एक हमारी रासायनिक अभिक्रिया। कैसी हुई? एक रासायनिक अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि इसमें ये एक उत्पाद समझ पहला, ये दूसरा, सॉरी, ये हुआ अभिकारक नंबर एक। क्या हुआ? अभिकारक ये फर्स्ट, ये अभिकारक सेकंड। प्राप्त क्या हुआ हमें? ये, तो इसको क्या बोलते हैं हम? प्रोडक्ट डेक्ट, या इसको बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, अब यहां से ये आपको पता चल गया कि केमिकल रिएक्शन हम किसे कहते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि केमिकल रिएक्शन हो गई, भैया केमिकल रिएक्शन हो गई, तब हमें और क्या क्या इसकी पहचान है? तो सबसे बड़ी पहचान है इसकी कि अगर रंग में परिवर्तन आए, क्या है? रंग में परिवर्तन। नंबर एक है रंग में परिवर्तन हो। नंबर दो है तापमान में परिवर्तन हो, तापमान में परिवर्तन हो। या तीसरा है गैस का उत्सर्जन हो। क्या हो? गैस का उत्सर्जन। या चौथा है अवस्था परिवर्तन हो। अवस्था में क्या हो? परिवर्तन। ये आपको चेंज देखने को मिलेंगे रासायनिक अभिक्रिया अगर आपकी होगी तब। ठीक है, ये सभी परिवर्तन होंगे। अब आती है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये कि हम क्या करें? तार को जलाएं, तार को जलाने पर हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। अब इसी को क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे कि इसको, अब ये जो केमिकल रिएक्शन लिखी गई है इसको हम क्या लिखेंगे? एक समीकरण के रूप में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ रासायनिक समीकरण। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है। मैं आपको जीरो लेवल से बता रहा हूँ जिससे कि आपको आगे आने वाले जो केमिकल रिएक्शन है उनको समझने में बहुत ही आसानी हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बताएं कि एक शिक्षा क्लासेस नाम से चैनल है जो बहुत ही बेहतरीन क्या कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब जरूर करें। अब रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो मैंने आपसे बोला अभी कि मैग्नीशियम का तार लें, तब मैग्नीशियम का अगर हम लिखेंगे मैग्नीशियम का तार पूरा लिखें, अगर मैग्नीशियम का तार और उसको जलाएं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, अगर पूरा रखें यहाँ पे ऑक्सीजन, तो क्या हुआ? बहुत लंबा लिखा जाएगा। इसी को शॉर्ट बनाने के लिए हमें आवश्यकता हुई समीकरण की, और जब आवश्यकता समीकरण की हुई चयन बदल लेते हैं, जब क्या समीकरण की आवश्यकता हुई तब हमने जो मैग्नीशियम है उसका प्रतीक लिया, यानी कि Mg प्लस।
ऑक्सीजन का भी प्रतीक लिया O2 इज इक्वल टू, ये क्या है, ये तार है, ये प्रदर्शित करता है कि अभिक्रिया किस दिशा में है, और हमें प्राप्त हुआ MgO। ठीक है, ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, तो आपको ध्यान रखना है, ये अभिक्रिया की दिशा, क्या, अभिक्रिया की दिशा प्रदर्शित करता है, किसके द्वारा, तीर के द्वारा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। अब उसके बाद में रासायनिक समीकरण हो गया कि हम इस प्रकार से रासायनिक समीकरण लिखेंगे। जैसे मान लो एक आता है कि जिंक को तनु H2SO4 में, क्या, जैसे यहाँ पे अगर आपको लिखा जाए तो जिंक, तो आप लिखेंगे जिंक को Zn प्लस तनु H2SO4 को तो H2SO4, और इसकी जब अभिक्रिया होगी तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त होगा जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 और प्लस हाइड्रोजन गैस, ये क्या होगी, ये बाहर निकल जाएगी। तो ये क्या है, ये है रासायनिक समीकरण को लिखना, क्या है, रासायनिक समीकरण को लिखना, ना कि इसको हम पूरा लिखते जिंक लिखते हिंदी में देवनागरी भाषा में, और फिर यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल लिखते, और यहाँ जिंक सल्फेट और यहाँ हाइड्रोजन। इस प्रकार से इसको शॉर्ट करने के लिए, टाइम को बचाने के लिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ी, रासायनिक समीकरण की। अब उसके बाद में आता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, क्या, रासायनिक समीकरण को संतुलित, गलत हो गए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अब देखो संतुलित का क्या मतलब है, आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैंने परमाणु और अणु का चैप्टर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बता दिया है, जिसमें बताया गया है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में। तो देखो जब कोई अभिक्रिया, जैसे ये है अभी यहाँ हुई अभिक्रिया, यहाँ लिखा हुआ मैंने Mg प्लस O2 इज इक्वल टू, यहाँ लिखा हुआ MgO। जब यहाँ पे देखो यहाँ पे है ऑक्सीजन के 2 परमाणु, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या है, केवल सिंगल एक परमाणु, यहाँ है मैग्नीशियम का एक परमाणु, यहाँ है मैग्नीशियम का एक परमाणु, लेकिन ये क्या, ये समीकरण संतुलित है, तो हम कहेंगे ये समीकरण संतुलित नहीं है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के यहाँ 2 परमाणु हैं, तो हमें क्या करना होगा, जो सबसे ज्यादा है, चाहे अभिकारक हो सबसे ज्यादा या उत्पाद हो सबसे ज्यादा, जो सबसे ज्यादा परमाणु है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन के सबसे ज्यादा परमाणु है 2, तो क्या करेंगे, इधर हमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे उधर, तो यहाँ हो गए 2, क्या बन गए, ऑक्सीजन के परमाणु। लेकिन अब मैग्नीशियम के परमाणु भी 2 हो गए, तो हम क्या करेंगे, हम इधर भी क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो ये है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत ना तो द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता और ना ही उत्पन्न किया जा सकता। तो देखो परमाणु के भी 2, सॉरी मैग्नीशियम के 2 परमाणु इधर है, मैग्नीशियम के 2 परमाणु इधर है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु इधर, ऑक्सीजन के 2 परमाणु इधर, ये होगी समीकरण कैसी होगी, संतुलित। अब मैं नेक्स्ट बताता हूं आपको कि क्या संतुलित आगे के लिए। जैसे आपसे अगर मैं पूछूं, मैंने अभी बताया कि जो हमें पता चलेगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसके द्वारा दिया गया था, आपको ये बताना है। क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया कि यहाँ Mg प्लस ऑक्सीजन, तो जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमें MgO प्राप्त होता है, और इसको हम क्या करते हैं, मल्टी संतुलित। तो जो संतुलित करते हैं तो इसी के आधार पर करते हैं द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार, यानी कि ना तो द्रव्यमान उत्पन्न किया जा सकता और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता। तो आप अगर आपने इसको नहीं पता है तो आप, मैंने अभी परमाणु व अणु की क्लास थ्योरी की बहुत बेहतरीन तरीके से कंटेंट दिया है, उसे अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप अभी जाके जल्दी से देखिए और आंसर बताइए कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, आगे है, अगर आप बताएंगे एक और समीकरण संतुलित करेंगे,
जैसे अगर हम आयरन है, अगर आयरन को जल के साथ में क्रिया कराई जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो हमें प्राप्त होगा Fe3O4 प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस। तो देखो, जब आयरन की जल के साथ में अभिक्रिया कराई जाती है तो इसको क्या करना है? इसको करना है संतुलित। क्या करना है? संतुलित। देखो, मैंने बताया था कि चाहे अभिकारक हो या उत्पाद, कलर चेंज कर लेते हैं। चाहे देखो, ये क्या है? ये है अभिकारक। क्या है ये? अभिकारक। आपको ध्यान रखना है, बहुत ही छोटी चीज है लेकिन परीक्षा में पूछी गई है। मैंने आपको ये भी कराया प्रैक्टिस सेट, जिसमें आप देख सकते हैं कि पूछे गए हैं या नहीं। ये है उत्पाद। तो आपको देखना है सबसे पहले सबसे ज्यादा परमाणु किसका है। तो यहाँ देखेंगे ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा परमाणु है, कितने हैं? 4। तो देखोगे इधर अभिकारक में 4 है, ऑक्सीजन का परमाणु नहीं है, तो यहाँ पे हम 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब 4 की मल्टीप्लाई होगी तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 4 दूनी 8, लेकिन यहाँ पे कितने हैं हाइड्रोजन? 2। तो 4 की मल्टीप्लाई हम इधर भी करेंगे। अब ये हाइड्रोजन पूरे, हाइड्रोजन के परमाणु पूरे हो गए। लेकिन अब यहाँ देखेंगे कि जो आयरन है, आयरन के परमाणु है यहाँ पे 3, लेकिन इधर कितने हैं? 1। तो इधर भी क्या कर देंगे? 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्रिया हुई कैसी? संतुलित अभिक्रिया। ठीक है, एक नेक्स्ट करेंगे। अब बात आती है कि जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की इस विधि को किस नाम से जानते हैं? पूछा गया क्वेश्चन है। इस विधि को हम जानते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। किससे? हिट एंड ट्रायल मेथड के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हम किसी अभिक्रिया को संतुलित करते हैं तो किस नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना होगा कि हिट एंड ट्रायल मेथड के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे है, अगर कभी जैसे कोई अभिक्रिया हो रही है, मान लो ये, और यहाँ पे लिख दें हम दहन। क्या लिख दें? दहन, या लिख दें प्रकाश। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब किसी अभिक्रिया में कोई बाहरी ताप दाब को प्रदर्शित करना होता है तो सदैव हम तीर के ऊपर या तीर के नीचे प्रदर्शित करते हैं। जैसे ताप का मतलब है इसमें हम गर्म कर रहे हैं या दहन कर रहे हैं, और जैसे प्रकाश की व्यवस्था है, या एक होता है जैसे आपने देखा होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, इसको क्या 340 एटीएम यानी एटमों पर 340 वायुमंडलीय दाब पर हम क्या करें? क्रिया कराएं, तो इसकी क्या बनेगा? मेथिल CH3OH। एथिल एल्कोहल होता है C2H5OH, जबकि ये CH3OH ये है मेथिल एल्कोहल। क्या है? मेथिल एल्कोहल या मिथाइल एल्कोहल भी बोलते हैं, जो बहुत ही कैसी है? विषाक्त होती है। ठीक है, आगे है जैसे, तो आपको ध्यान रखना है कि तीर के ऊपर क्या प्रदर्शित करते हैं? ताप दाब के लिए हमें तीर के ऊपर प्रदर्शित करना होता है, जो भौतिक राशियां हैं। ठीक है, आगे है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो देखो, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, सबसे पहले हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में जब बात करेंगे तो यहाँ आप जानते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया है मुख्यतः 4-5 प्रकार की होती हैं, जो आपके सिलेबस में है। केवल आपको सिलेबस से संबंधित बातें पढ़नी है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना, क्योंकि सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने प्रैक्टिस सेट कराए हैं, अभी तक मैं 6 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ। आप जाके देखिए, जो मैं बताऊंगा इस वीडियो में, या एक और वीडियो होगी केमिकल रिएक्शन की, आपको 100%
इस वीडियो के अंतर्गत जो क्वेश्चन पिछले ईयर पूछे गए हैं वो पूरे के पूरे देखने को मिलेंगे। जैसे सबसे पहले है संयोजन अभिक्रिया, दूसरी है वियोजन अभिक्रिया, तीसरी है विस्थापन अभिक्रिया, चौथी है द्विविस्थापन अभिक्रिया और पांचवी है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। देखो ये है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का नाम से ही तात्पर्य हो रहा है कि जो संयोजन यानी कि जोड़ना, क्या है जोड़ना, एक जुड़कर एक या एक से अधिक अभिकारक जुड़कर जब केवल एक ही उत्पाद बनाता है तो उसको कहते हैं हम संयोजन अभिक्रिया। वियोजन, वियोजन का नाम से ही है, वियोजन को एक और नाम से जानते हैं अपघटन, अपघटन। तो वियोजन यानी टूट जाना, विस्थापन यानी कि विस्थापित हो जाना, द्विविस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट, और इसी को एक और नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें आयन का आदान प्रदान होता है। किसका? आयन का आदान प्रदान, आदान व प्रदान होता है, जिसे कहते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट। और उपचयन और अपचयन, उपचयन को बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन और अपचयन को बोलते हैं हम रिडक्शन। ठीक है, अब विस्तार से समझते हैं सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया के बारे में। तो संयोजन अभिक्रिया इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले आप जानेंगे कि परमाणुओं के आपसी संबंध से, क्या इसमें परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने व जुड़ने से नए पदार्थों का, नए पदार्थ, केवल पदार्थ आएगी, सॉरी गलती होगी, नए पदार्थ का निर्माण होता है। जिसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, देखो अभिकारक होंगे दो, यानी कि जो अभिकारक हैं एक अभिकारक होगा, एक या एक से अधिक, और दोनों मिलकर क्या करेंगे, एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे। अर्थात जैसे हम बात करें कि आपने कभी घरों में पेंट किया होगा, या पुराने समय में आपने देखा होगा कि दीपावली के समय में क्या करते थे, हम चूना पत्थर लाते थे बाजार से, लाते थे, उस चूना पत्थर को आप जल में भिगोते थे, और जब जल में भिगोते थे तो आपको कलई, कलई का विलयन मिलता था। क्या मिलता था? कलई का विलयन। और उसके जब वो घुलती थी तो बहुत तेज ऊष्मा मिलती थी। तो चूना पत्थर है वो क्या होता है, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस, जब जल में घोला जाता है H2O तो क्या प्राप्त होता है, CaOH का होल ट्वाइस। ये हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, CaOH का होल ट्वाइस, यानी इसको कहते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या किया जाता है, इसको किया जाता है दीवार पर पेंट। ये पुराने समय की बता रहा हूँ, लेकिन ये अभिक्रिया कैसी है, ये अभिक्रिया संयोजन। जैसे ये पहला अभिकारक हो गया, ये दूसरा अभिकारक हो गया, और हमें बन गया एकल उत्पाद। क्या, ये पहला अभिकारक, ये दूसरा अभिकारक, और हमें केवल मिल गया एक उत्पाद। उत्पाद केवल कितना मिला, एक। तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, इस अभिक्रिया को कहेंगे हम संयोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे हम, संयोजन अभिक्रिया। अब उसके बाद में देखो आपको ये ध्यान रखना जरूर कि CaO प्लस H2O का जब हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या होता है आगे,
कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या करेंगे, दीवारों पर पेंट कर देंगे। क्या कर देंगे हम इसका, दीवारों पर पेंट। तो जब दीवारों पर इसका पेंट हो जाएगा तो ये क्या करेगा, वातावरण की जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसे से मिलकर क्या बना देगा, CaCO3 बना देगा। क्या बना देगा, CaCO3। अब ये क्या होता है, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अब दीवार पर किसकी परत जम गई, अब दीवार बन गई कैल्शियम कार्बोनेट की परत। और क्या, जो हमने ये वाला जो पानी क्या किया था, शुरू में डाला था, अब यहाँ से क्या उड़ जाएगा, ये बाष्प बनकर उड़ जाएगा। तो देखो ये वाली, ये अभिक्रिया अलग है, ये अभिक्रिया नहीं बताई मैंने, मैंने इसका यूज बताया है। क्या बताया, इसका उपयोग। कि जो हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये पूछा गया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ हर चीज जो मैं आपको बताऊंगा वो परीक्षा में पूछी गई है। ठीक है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कैसे हुआ, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दीवार पर क्या कर दी, इसकी पेंट कर दिया। उसने क्या किया, जो हमारा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ में धीमी क्रिया से क्या बना दिया, धीमी क्रिया से बना दिया हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। और इस कैल्शियम कार्बोनेट को ही किस नाम से जानते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि संगमरमर या संगमरमर। संगमरमर को भी किस नाम से या संगमरमर का सूत्र पूछा जाएगा तो उसको भी कैल्शियम कार्बोनेट या इसका सूत्र होता है CaCO3 और H2O निकल जाता है, जिससे हमें दीवारों पर क्या देखने को मिलती है, दीवारों पर देखने को मिलती है सफेद सफेद चमकदार या चमकदार सफेदी देखने को मिलती है। आगे चलते हैं हम उसी के साथ में। अब सबसे पहला नंबर 1 रिएक्शन हुई चूना पत्थर वाली। ठीक है, अब दूसरा, ये मैंने आपको दिखाने के लिए लगाए थे एनिमेशन। ठीक है, अब संयोजन अभिक्रिया के बारे में आगे। अब दूसरी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया बता रहा हूँ अभी दूसरी। जैसे आपने घर में कोयला लिया होगा, क्या, कोयला, और कोयले को क्या किया हुआ है, उसका दहन किया गया होगा। तो दहन क्या करता है, कोयला ऑक्सीजन कहाँ से ऑक्सीजन लेगा, वातावरण से। जब कोयले को हम जलाएंगे तो वातावरण से ऑक्सीजन लेगा और ये ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देगी, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि अगर हम इसको सही तरह से लिखें तो कार्बन क्या होती है, कोयला में होती है कार्बन प्लस ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करता है और ये बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो यहाँ पे क्या है, अभिकारक नंबर 1, अभिकारक नंबर 2, लेकिन उत्पाद बन गया 1। तो ये कैसी अभिक्रिया हुई, ये अभिक्रिया हुई हमारी संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, समझ में आया। ये हो गया दूसरा नंबर उदाहरण। अब अगर आपसे पूछा जाए कि पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया है, तो सबसे पहला आपको ध्यान रखना है, मैंने अभी बताया था कि कैल्शियम यानी कलई को यानी कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ में घोरा जाता है। मैंने यहाँ बताया था कि कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ में घोरा जाता है तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। दूसरा मैंने बताया कि अगर कोयले को हम जलाएंगे तो भी क्या है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। और तीसरा कौन सा है, तीसरा है, तीसरा कौन सा है, तो तीसरा आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन मिलकर पर्यावरण में क्या बना देते हैं, जल बना देती हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देते हैं, जल। देखो मैं इसको बताता हूँ आपको संतुलित करके। देखो यहाँ पे संतुलित हम, अगर मैंने अभी बताया था संतुलित करना, तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 अणु, तो ये तो संतुलित है हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 अणु और यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 अणु, तो यहाँ 2 हैं तो इधर भी 2 करने पड़ेंगे, तो इधर हम 2 की गुणा कर देंगे। अब ऑक्सीजन के 2 अणु हो गए, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 अणु, यानी 2 दूनी 4, इधर है केवल 2, तो इधर भी हम किसका 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये कैसी अभिक्रिया हो जाएगी, ये हो जाएगी संयोजन अभिक्रिया। क्या हो जाएगी, संयोजन अभिक्रिया। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आपको अपने दोस्तों को जरूर बताना है, क्योंकि नुकसान मैं किसी का नहीं चाहता हूँ। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक भी करना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से, जिससे कि हमारा जो परिवार है वो जल्दी से जल्दी ग्रोथ कर सके और मुझे मोटिवेशन प्राप्त हो, जिससे मैं और अच्छी आपके लिए क्या लेकर आऊँ, वीडियो लेकर आऊँ।
ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद में आती है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे कि यहाँ पर ऊष्मा निकल ली, क्या ये ऊष्मा निकली, और ऊष्मा यहाँ पे भी निकलती है। और जब कार्बन कोयले को जलाते हैं तो आपने देखा होगा यहाँ पे भी क्या निकलती है, ऊष्मा प्राप्त होती है। जैसा मैं यहाँ पे ये लगा के लाया हूँ, आपने यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ कि यहाँ पे क्या है, कोयला चल रहा है, इस कोयले से यहाँ पे ऊष्मा प्राप्त हो रही है, जी बिल्कुल हो रही है। अब इस जब ये ऊष्मा प्राप्त हो रही है तो इसी के आधार पर एक आती है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। कौन सी आती है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कौन सी होती है, तो वे अभिक्रियाएं, यानी कि वे अभिक्रियाएं जिनमें वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ, वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ किसका, ऊष्मा का, ऊष्मा का उत्पादन कह लो, ऊष्मा का उत्पादन, या ऐसे कहें कि ऊष्मा का उत्सर्जन, का उत्सर्जन होता है, तो उसे क्या कहेंगे हम, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। जैसे आपके घर पे प्राकृतिक गैस चलती होगी, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस आपने देखोगी, सीएनजी तो जानते होंगे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी गाड़ियों में जो भरी जाती है। तो जो प्राकृतिक गैस में होती है मेथेन सबसे ज्यादा, क्या होती है, मेथेन। तो जब इसको जलाया जाता है, ऑक्सीजन के साथ ही जलेगी हर एक कोई, तो जब इसको जलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, CO2 निकलेगा, जल निकलेगा, जल निकल जाएगा और ऊष्मा प्राप्त होगी, तो उसको कहेंगे हम ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। यानी पूछा जाएगा प्राकृतिक गैस का दहन कैसी अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। समझ में आया। आप अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्राकृतिक गैस में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो मेथेन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो अब देखो, इसको संतुलित करना है आपको, क्या करना है, संतुलित, संतुलित। मैंने अभी बताया चाहे अभिकारक हो या उत्पाद, हम देखेंगे सबसे ज्यादा परमाणु कौन सा है, तो सबसे ज्यादा परमाणु है यहाँ पर हाइड्रोजन के 4, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 2, तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 दूनी 4, हाइड्रोजन के तो पूरे हो गए, लेकिन ऑक्सीजन के कितने हुए, 2, ऑक्सीजन के यहाँ 2 हैं, यहाँ पे 2 हैं, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 2 ये हो गए, और 2 दूनी 4, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 2, तो यहाँ पे हमें 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है। अब कार्बन का कितना है, 1, यहाँ पे कार्बन का 1 है, हाइड्रोजन के 4, हाइड्रोजन के 4, ये होगी संतुलित अभिक्रिया। अब ये उदाहरण नंबर 1 हो गया किसका, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का। लेकिन अगर दूसरा पूछा जाएगा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कौन सी होती है, तो दूसरी होती है श्वसन। श्वसन कैसी अभिक्रिया है, श्वसन भी कैसी है, हमारी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। क्यों, क्योंकि जब हम श्वसन करते हैं तो श्वसन से क्या होता है, जो हमने भोजन खाया है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ऊर्जा किसी भी कार्य को करने के लिए, तो हमें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होगी, भोजन से। तो जब हम श्वसन करते हैं तो भोजन क्या करता है, जब हम श्वसन कर रहे हैं उससे ऑक्सीजन लेता है, और ऑक्सीजन लेने पर क्या कर देता है, ये तोड़ देता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज के साथ में हमें क्या प्राप्त होती है, एनर्जी, यानी ऊर्जा। तो कि ये कैसी अभिक्रिया, ये भी श्वसन भी कैसी है, एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। जैसे आपको अगर मैं बताऊं, ग्लूकोज, हम भोजन में क्या खाते हैं अधिकतर, ग्लूकोज क्या खाते हैं, ग्लूकोज C6H12O6, और हमें ऑक्सीजन के साथ में श्वसन में क्या ले रहे हैं हम, ऑक्सीजन। अब ये किस में टूट जाएगी, ये टूट जाएगी CO2 में, H2O में, और ऊर्जा। अब इसको हम करना है संतुलित। तो देखो सबसे पहले हम देखने कि सबसे ज्यादा किसके हैं, हाइड्रोजन के कितने हैं, 12, यहाँ पे हैं 2, यहाँ पे 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया। अब उसके साथ में ये 6 हो गए ऑक्सीजन के, इधर इधर ऑक्सीजन के कितने, 6 और 2 8, ठीक है।
इधर कितने हुए 6 और 2 8, इधर भी कंप्लीट हो गए, 2 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, तो ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ पे है कार्बन के 6 और यहाँ पे कार्बन के कितने हैं, एक ही है, यहाँ पे 6 की मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब 6 की मल्टीप्लाई कर दी तो यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने होंगे, 6 दूनी 12, ऑक्सीजन के 6 18। अब यहाँ पे हो गए ऑक्सीजन के 18, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितने रह गए, 6 और 2 8, 6 ये हो गए, 2 ये हो गए, तो हमें इधर भी कितनी गुणा करनी पड़ेगी, 6 की, यानी 6 दूनी 12, 12 और 6 18, ये होगी हमारी संतुलित अभिक्रिया। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इससे आगे है तीसरा, ऊष्मा छिपी अभिक्रिया। ये संयोजन अभिक्रिया नहीं है, ये संयोजन अभिक्रिया से अलग बता रहा हूं मैं, लेकिन संयोजन अभिक्रिया इतनी थी जितनी मैंने आपको बता दी है। अब ये ऊष्मा छिपी अभिक्रिया है। ऊष्मा छिपी अभिक्रिया यानी जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्पादन होता है। आपसे पूछा जाएगा प्राकृतिक गैस का दहन कैसी अभिक्रिया है, तो ऊष्मा छिपी अभिक्रिया। श्वसन कैसी अभिक्रिया, ऊष्मा छिपी अभिक्रिया। और तीसरा है जो बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछी गई है, यानी साग और सब्जी। आपके घरों में जो अपशिष्ट बच जाता है, साग सब्जियों का अपघटित होकर क्या बनाना, कंपोस्ट खाद बनाना। खाद बनाना कैसी अभिक्रिया है, ये भी कैसी है, ऊष्मा छिपी अभिक्रिया है। आपने देखा होगा जब कभी आप हरी सब्जी या फलों को कभी आप कूड़े करकट पे फेंकाते हैं, तो आपने कुछ दिनों बाद देखा होगा कि वहां से गैस उत्सर्जन होती है। गैस उत्सर्जित जब होती है तो वो कैसी होती है, ऊष्मा, वहां पर ऊष्मा निकल रही होती है। कैसी ऊष्मा निकल रही होती है, तो उसको कहते हैं हम ऊष्मा छिपी अभिक्रिया। आगे है, आगे बात करेंगे हम वियोजन अभिक्रिया। क्या बात करेंगे, वियोजन अभिक्रिया। ऐसा करते हैं, आज हम इस वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत काफी लंबी हो जाएगी। तो आपसे केवल एक गुजारिश है, क्या गुजारिश करनी है, आपसे केवल एक गुजारिश करनी है कि आप जो हमारे चैनल है उस चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और इसी को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे, और चैनल को लाइक करना है, चैनल को लाइक करेंगे या वीडियो को लाइक करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर जरूर करना है हम हमारे वीडियो को, और अपने दोस्तों को जरूर बताना है इसके बारे में, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरे सब्सक्राइब बढ़े और मुझे मोटिवेशन प्राप्त हो, जिससे कि मैं और भी बेहतरीन आपको कंटेंट लेकर। लेकिन अगर आपने, मेरे मानना है कि अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपका मेरे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।